आदिकाल का नामकरण। आदिकाल को आदिकाल क्यों कहा गया? हिंदी साहित्य के इतिहास के नामकरण हिंदी साहित्य के आदिकाल के नामकरण के संबंध में विविध दृष्टिकोण हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में दो ही काल ऐसे हैं, एक है आदिकाल और दूसरा है रीतिकाल, जिसके नाम को लेकर विद्वानों ने अलग अलग नाम दिए हैं। भक्ति काल को सब लोगों ने भक्ति काल कहा है, आधुनिक काल को सब लोगों ने आधुनिक काल कहा है, लेकिन आदिकाल को हर एक ने अपने अपने नाम से पुकारा है, रीतिकाल को हर एक ने अपने अपने नाम से पुकारा है। इसीलिए हम आदिकाल के नामकरण की चर्चा करते हैं, क्योंकि भिन्न भिन्न विद्वानों ने इसे भिन्न भिन्न नामों से पुकारा है। वो नाम क्या है और क्यों पुकारा है? मतलब हम किसी का कोई नाम रखते हैं, मतलब हम किसी को कुछ चिढ़ाते भी हैं, तो किसी चीज से चिढ़ाते हैं, तो उसके हमारे पास वो जस्टिफिकेशन होना चाहिए ना, हम उसे क्यों चिढ़ा रहे हैं। मतलब किसी को अगर हम कंजूस कहते हैं तो हम गिनाते हैं कि कंजूसी की किस किस हद तक पहुंच चुका है, कंजूसी में किस किस हद तक ये जा चुका है, ये हम गिनाते हैं। मतलब हमने जो नाम रखा है उसका जस्टिफिकेशन करते हैं, हाँ, उसे प्रामाणिक सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। तो आदिकाल को लेकर, आदिकाल के भी 5-6 नाम हैं, उस नामों को भी लेकर लोगों ने क्या है, अपने अपने मत दिए हैं। इसमें सबसे पहला नाम आता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। इन्होंने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा है। क्या कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल आदिकाल को वीरगाथा काल कहते हैं। और उन्होंने इस काल को वीरगाथा काल कहने के पीछे का कारण क्या है, यह बताते हुए उन्होंने बताया है, उन्होंने 12 रचनाओं को आधार मानकर इसका नामकरण किया है। तो उन्होंने क्या किए हैं, उस काल के प्रसिद्ध 12 ग्रंथों के नाम दिए हैं और बताया है कि इस ग्रंथों में वीर रस की प्रधानता है, इसमें वीर रस ज्यादा है, इसमें युद्धों का ज्यादा वर्णन, सजीव चित्रण है। मतलब जो 9 रस हैं, उस 9 रसों में से वीर रस की प्रधानता यहाँ पर है। इसी कारण इसका नाम उन्होंने वीर गाथा काल रखा है। उन्होंने ग्रंथों के नाम भी दिए हैं, विजयपाल रासो, हम्मीर रासो, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, हुमान रासो, बिसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद प्रकाश, जयमयक जस चंद्रिका, परमाल रासो, खुसरों की पहेलियां और विद्यावती की पहेलियां। इस संबंध में उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखा है, इन्हीं 12 पुस्तकों की दृष्टि से आदिकाल का लक्षण निरूपण और नामकरण हो सकता है। इनमें से 3 विद्यापति पदावली, खुसरों की पहेलियां और बिसलदेव रासों को छोड़कर श्रेष्ठ सब ग्रंथ वीर गाथात्मक हैं। अतः आदिकाल का नाम वीर गाथा काल ही रखा जा सकता है। तो इन्होंने अपना जो नाम दिया है आदिकाल को वीरगाथा काल, क्यों दिया है, इसका जस्टिफिकेशन किया है, इसको प्रमाणित करने का प्रयास किया है, इसको प्रमाण के सहित साबित करने की कोशिश की है। और ये साबित करते हुए उन्होंने 12 ग्रंथों के नाम दिए हैं जो उस काल के प्रचलित ग्रंथ थे। उनमें से 3 ग्रंथ, अमीर खुसरो की पहेलियां, विद्यापति की पदावली और बिसलदेव रासो। बिसलदेव रासो ये श्रृंगार परक रचना है, वियोग श्रृंगार का ग्रंथ है। उसके बाद में विद्यापति भी श्रृंगार की रचना है। खुसरों की पहेलियां, यो पहेलियां आदि से संबंधित है। इन 3 को छोड़कर उनका कहना है जो 9 बाकी के हैं उनमें वीर रस की ही प्रधानता है। इस आधार पर इसका नाम क्या होगा, वीर गाथा काल होगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं ना, अरे ये फिल्म बड़ी इमोशनल है, ये फिल्म बड़ी कॉमेडी कॉमेडी फिल्म है, ये एक्शन फिल्म है। हम इसे टैगलाइन कैसा देते हैं कि ये एक्शन फिल्म है, ये कॉमेडी फिल्म है, जबकि उसमें फाइट भी होती है, जब भी उसमें हर चीज होती है, उसमें रोमांस होता है, करुणा होती है, मिलन होता है, बिछड़न होता है, फाइट होती है। लेकिन इन सारे रसों में से सबसे ज्यादा रस कौन सा है? अगर सबसे ज्यादा हंसाने वाला रस है तो हम कहते हैं ये कॉमेडी फिल्म है। सबसे ज्यादा उसमें फाइट होगी तो हम कहेंगे ये एक्शन फिल्म है। सबसे ज्यादा उसमें प्यार मोहब्बत की बातें होगी तो हम कहेंगे उसे ये रोमांटिक फिल्म है। तो उसी आधार पर इन सारे ग्रंथों में वीर रस की प्रधानता होने के कारण आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इसे वीर गाथा काल कहा है। जब हम कोई चर्चा करते हैं, क्लास में भी हम चर्चा करते हैं कि चलो हम कहीं तो जाते हैं घूमने, तो हर कोई एक जगह पर रुकता नहीं। समझ लो कोई एक जगह का नाम लेता है, कोई पन्नाले का नाम लेता है, तो किसी को कनेरी मठ जाना होता है तो वो कहता है नहीं नहीं पन्नाला नहीं, कनेरी मठ। तो ऐसे मत मतांतर होते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जब आदिकाल को वीरगाथा काल कहा
और सप्रमाण उसे प्रस्तुत किया, तो कुछ विद्वान हैं जिन्होंने उनके उस मंतव्य की समीक्षा की है और उनकी बातों को नकारा है। तो शुक्ल के द्वारा गिनाई गई इन रचनाओं में से अधिकांश अप्रामाणिक एवं नोटिस मात्र हैं। तो जिन्होंने नकारा, उन्होंने क्या उदाहरण दिए, क्या प्रमाण दिए कि शुक्ल जी ने जो 12 ग्रंथ दिए हैं, वो 12 ग्रंथ अप्रामाणिक है। मतलब क्या है, उसकी प्रामाणिकता में संदेह है, वो सच्ची है झूठी है, इसके बारे में कोई रिकॉर्ड नहीं है, ये ऑन रिकॉर्ड नहीं है, इसकी मूल प्रतियां उपलब्ध नहीं है। इस आधार पर इसे आदिकाल के में भी रस ही प्रदान है ऐसा नहीं कहा जा सकता। कुछ कुछ रचना ऐसे हैं सिर्फ नोटिस मात्र है। नोटिस मतलब क्या, बहुत संक्षिप्त रूप में है, उसे हम ग्रंथ कह नहीं सकते। इस प्रकार शुक्ल जी द्वारा जिन ग्रंथों के आधार पर आदिकाल का नामकरण वीरगाथा काल किया गया, वह आधार अनुपयुक्त प्रतीत होता है। फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने तो वीरगाथा काल कहा, 12 ग्रंथों की चर्चा भी की, लेकिन बाकी के विद्वानों ने जब शोध किया तो उनको पता चला कि इनमें से बहुत सारे ग्रंथ तो अप्राप्त हैं, बहुत सारे ग्रंथ अप्रामाणिक हैं, जिसकी सच्चाई क्या है मालूम नहीं है। तो क्योंकि पुराने जमाने में हर चीज संग्रहित नहीं की जा सकती थी, उस समय प्रिंटिंग वगैरह नहीं था, तो लोग क्या करते थे, किताबों को लिखते थे, चमड़े पर लिखते थे, कपड़े पर लिखते थे, कालांतर में वो खराब हो जाती थी, तो मूल रचना प्राप्त नहीं है। इसीलिए जब हिंदी साहित्य के इतिहास की हम आदिकाल की बात करते हैं या कबीर आदि के जीवन वृत्तांत को समझने की कोशिश करते हैं, तो हम कहते हैं कि ये सिर्फ हम कह सकते हैं, ये पूरे के पूरा प्रामाणिक नहीं है। तो इस काल के रचना की प्रामाणिकता के ऊपर संदेह किया गया, इसीलिए उनके वीरगाथा काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अन्य विद्वानों ने नकारा है। शुक्ल जी ने तत्कालीन धार्मिक साहित्य को उपदेश प्रदान मानकर उसे साहित्य की कोटि में नहीं रखा। शुक्ल जी ने क्या कहा, वीरगाथा काल कहते हुए बाकी के जो ग्रंथ थे उनको क्या कहा, धार्मिक ग्रंथ है, ये उपदेश देने वाले ग्रंथ हैं। जबकि हम भक्ति काल में आते हैं तो वहां पर भी धार्मिक बातें ही हैं, उसे हम प्रमुख मानते हैं। तो आदिकाल में जो धार्मिक ग्रंथ लिखे गए उनका क्या, अगर जरा आप कहते हो कि ये वीर गाथा की ही ज्यादातर ग्रंथ हैं, तो अन्य रस के भी, मतलब भक्ति रस के भी ग्रंथ लिखे गए, उनकी तरफ उन्होंने अवहेलना की, उनकी तरफ उन्होंने उसे ज्यादा ध्यान नहीं दिया, उसे उपदेशात्मक कहा, ये सरासर गलत है। इस आधार पर इसका नामकरण वीरगाथा काल नहीं हो सकता। इन्हीं कारणों से वीरगाथा काल अब मान्य नहीं रहा। इसी कारणों से आदिकाल को अब वीरगाथा काल, हाँ, सवाल आएगा कि आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा है, तब हम कहेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल को किस नाम से पुकारा है, तो उन्होंने वीरगाथा काल के नाम से पुकारा। इस प्रकार से आदिकाल का नामकरण वीरगाथा काल कहना लोग छोड़ चुके हैं। दूसरे जो विद्वान है राम कुमार वर्मा, इन्होंने भी साहित्य ग्रंथ लिखा, इतिहास ग्रंथ लिखा है। इन्होंने आदिकाल की कालावधि को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संवत 1050 माना है। इन्होंने 1050 से पहले लेकर गए, इन्होंने संवत 750 से लेकर 1375 तक मानकर इसे दो खंडों में भागा है। ये दो खंड कौन से हैं, संधि काल और चारण काल। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य की आदिकाल को चारण काल के नाम से क्या किया है, संबोधित किया है। संधि काल में उन्होंने क्या लिखा है, संधि काल में उन्होंने जैन सिद्ध तथा नाथ साहित्य को रखा है। यही बात जो हम शुरू में कहते थे कि आदिकाल में भक्ति विषयक साहित्य लिखा गया, लेकिन रामचंद्र शुक्ल जी ने उसे क्या किया, उपदेश मात्र माना। उस रचना को इन्होंने, राम कुमार वर्मा ने क्या किया है, संधि काल के अंतर्गत रखा है। ये जैन साहित्य, अब कल परसों जो कह रहे थे ना कि हिंदी ही भाषा है, तो पाली कहाँ से आ गए, तो ये शुरू शुरू में संस्कृत के बाद में की जो भाषा आई, जिसमें जैन समाज के सारे ग्रंथ नजर आते हैं, वो पाली भाषा में नजर आते हैं। समझ में आ गई बात। तो जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य को उन्होंने संधि काल में रखा है और चारण काल में वीर गाथात्मक रचनाओं को ही समाविष्ट किया है। मतलब आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जो रचनाओं का उल्लेख किया था उसमें वीर रस की प्रधानता ही है, लेकिन उसे वीर गाथात्मक काल न कहते हुए इन्होंने चारण काल कहा है। चारण काल मतलब क्या, उस समय के जो कवि थे, जो वीर रसात्मक कवि थे, उनको चारण कहते थे। इसीलिए उनके नाम से उन्होंने इसे चारण काल कहा है। तो लोगों ने उनके इस मत का भी समीक्षा की है।
संधि काल दो भाषाओं एवं दो धर्मों का संधि युग है, जो वस्तुतः अपभ्रंश साहित्य ही है। चारण काल नाम वीरगाथा काल की भांति ही सदोष है। तो विद्वानों ने क्या कहा, वीरगाथा काल का ही अपोजिट चारण काल है। तो पहले ही हम वीरगाथा काल को नकार चुके हैं, तो ये चारण काल भी क्या है, सदोष है। क्योंकि इस रूप में भीतर गिनाए गए कई चारणों की रचनाएं अप्रामाणिक एवं परिवर्तित हैं। वही ऊपर वाली बात हमने कही कि अप्रामाणिक रचना है। जब हम पहले ही कह चुके हैं अप्रामाणिक है, तो ऐसे चारणों ने लिखी हुई रचनाएं भी कैसी प्रामाणिक हो सकती है, तो वो भी अप्रामाणिक की कोटि में आ जाती है। कुछ आलोचकों का यह कहना है, वीरगाथा काव्यों में रचयिता चारण न होकर भाट थे। आचार्य रामचंद्र राम कुमार वर्मा ने क्या किया, उनकी रचयिता के आधार पर चारण काल कहा। तो कुछ लोगों ने क्या तर्क दिया, अरे ना ना ना, उस समय के ज्यादातर कवि चारण नहीं थे, भाट थे, तो ये भाट काल होना चाहिए। ऐसे भी कुछ लोगों ने तर्क दे दिए। इसके साथ ही चारण काल नाम से उस युग की काव्य की भावनाओं या शैली संबंधी विशेषताओं का भी संकेत नहीं मिलता। अतः राम कुमार वर्मा द्वारा दिए गए नाम को भी साहित्य जगत में स्वीकृति नहीं मिली। साहित्य जगत में स्वीकृति किसे मिलती है, जो हर एक के मत को कहीं ना कहीं छूता हो, तब जाकर वो सर्वमान्य हो जाता है। मतलब क्या, अगर हमें कहीं जाना है तो ज्यादातर लोग जिस तरफ जाना चाहते हैं वही नाम वही जगह पर जाना स्वीकृत हो जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर राम कुमार वर्मा द्वारा दिया गया चारण काल भी बाकी की विद्वानों से नकारा गया है। तीसरे जो इतिहासकार हैं राहुल सांस्कृताय, इन्होंने हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग कहा है। कौन सा युग कहा है, सिद्ध सामंत युग। प्रस्तुत नामकरण बहुत दूर तक तत्कालीन साहित्यिक प्रवृत्ति को स्पष्ट करता है। ये नाम उस काल में जितना साहित्य लिखा गया है ना, उसके नजदीक जाता है। इस काल में सिद्धों के साहित्य की प्रधानता है तथा सामंत शब्द मतलब चारण कवि की स्तुतिपरक रचनाएं के प्रेरणा स्रोत की ओर भी संकेत करता है। मतलब आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, राम कुमार वर्मा ने जिन वीरगाथा काल की रचना की चर्चा की है, चारण काल के कवियों की रचना की है, उसमें ये सामंत शब्द में वो रचना आ जाती हैं। और सिद्ध में सिद्ध उस समय सिद्धों की प्रधानता थी, उन्होंने जो साहित्य लिखा वो भी आता है। तो ये नाम उस काल के बहुत करीब जाता है, ऐसा इस आधार पर उन्होंने राहुल सांस्कृताय जी ने इसका नाम सिद्ध सामंत युग रखा। लेकिन इस नाम को भी लेकर लोगों ने क्या की, इस नाम की भी लोगों ने समीक्षा की, और समीक्षा के अंतर्गत यह निष्कर्ष निकला, यह नाम भी अधिक प्रचलित नहीं हो सका। बहुत सारे लोगों ने इस नाम को भी नहीं क्या किया, माना। साथ ही इस नाम से जैन साहित्य तथा लौकिक साहित्य का बोध नहीं होता, क्योंकि संधि काल में हमने देखा राम कुमार वर्मा जी ने जैन साहित्य को भी रखा है, नाथ साहित्य को भी रखा है, सिद्ध साहित्य को भी रखा है, और उस समय कुछ लोक साहित्य भी होगा जो प्रचलित रहा होगा। तो सिर्फ सिद्ध साहित्य कहने से ये जैन, ये नाथ, तत्कालीन लोक साहित्य उसमें आता नहीं, तो सिर्फ सिद्ध कहना क्या नहीं होगा, सही नहीं होगा। राहुल भी अपभ्रंश तथा पुरानी हिंदी को एक ही मानते हैं, और साथ ही युग की रचनाओं को मराठी, उड़िया, बंगाली आदि की नीति को भी स्वीकारते हैं। इस प्रकार सिद्ध सामंत युग नाम भी तत्कालीन साहित्य की प्रवृत्तियों को स्पष्ट करने में समर्थ नहीं है। इसी कारण ये बहुत करीब होते हुए भी ये नाम हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए रूढ़ न हो सका, मान्य न हो सका। उसके बाद नाम आता है धीरेन्द्र वर्मा और चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इन दोनों ने आदिकाल को अपभ्रंश काल कहा है। अभी ये अपभ्रंश भाषा भी आती है। ये अपभ्रंश भाषा कौन सी है, जब आप भाषा विज्ञान पढ़ने लगोगे तो समझ में आ जाएगा। इन्होंने आदिकाल को अपभ्रंश काल की संज्ञा दी है और कहा है, अपने मत को प्रमाणित करते हुए उन्होंने कहा है, आदिकाल के साहित्य में अपभ्रंश भाषा की प्रधानता को स्वीकारते हुए उन्होंने इस काल को अपभ्रंश काल कहना ही समीचीन यानी उचित समझा है। इन्होंने अपभ्रंश काल कहने के पीछे कारण क्या दिया कि इस काल की जो भाषा थी वो अपभ्रंश भाषा थी, डिंगल पिंगल भाषा, जिसमें राजस्थानी प्लस पाली प्लस राजस्थानी आदि भाषाओं का मेल से बनी हुई भाषा थी, जिसे हम अपभ्रंश कहते हैं। जब आप भाषा का विकास भाषा विज्ञान में पढ़ोगे तब आपको पता चल जाएगा।
तो उन्होंने कहा कि उस समय की भाषा अपभ्रंश थी, तो उस भाषा के आधार पर इन्होंने इसका नाम अपभ्रंश काल रखा है। भाषा के आधार पर साहित्य के इतिहास के काल विभाजन प्रस्तुत प्रतीत नहीं होता। तो कुछ विद्वानों ने क्या कहा इसकी समीक्षा करते हुए कि भाषा के आधार पर हम कैसे कर सकते हैं कि साहित्य की अपनी एक रवानगी है, साहित्य की अपनी एक अपना एक प्रवाह है और उस प्रवाह में सब कुछ आ जाता है, तो उसे सिर्फ भाषा तक सीमित रखना क्या नहीं है, सही नहीं है। साहित्य के किसी भी काल का नामकरण उस काल की साहित्यिक प्रवृत्ति अथवा प्रतिपाद्य के विषय के आधार पर ही उचित समझा जाता है। तो जब भी हम साहित्य के इतिहास की चर्चा करते हैं तो भाषा की चर्चा नहीं करते, हम साहित्य की चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर भी उनका औरों का कहना क्या था कि हम इसे भाषा के आधार पर नामकरण न देकर साहित्य की उस काल में रचे गए साहित्य की प्रवृत्ति के आधार पर अगर हम नामकरण देंगे तो सही होगा और यही उचित है। तो अपभ्रंश काल यह नाम भी भ्रामक सिद्ध होता है। फिर जो लोगों ने तर्क दिए उस आधार पर अपभ्रंश काल नाम भी क्या नहीं होता, सही साबित नहीं होता, क्योंकि इसमें श्रोता या पाठक का ध्यान हिंदी साहित्य की ओर न जाकर अगर हम अपभ्रंश भाषा के आधार पर अपभ्रंश काल कहेंगे तो लोग साहित्य को छोड़कर भाषा की तरफ जाएंगे और वो भाषा विज्ञान का क्या हो जाएगा, क्षेत्र बन जाएगा। जबकि हम हिंदी साहित्य की इतिहास साहित्य की बात कर रहे हैं, तो ये सही नहीं होगा। इसीलिए लोगों ने इस नाम को भी क्या किया है, नकारा है। अपभ्रंश काल के बाद में नाम आता है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। इन्होंने आदि काल को बीजवपन काल कहा है। तत्कालीन साहित्य को देखकर यह नाम भी उक्ति संयुक्त प्रतीत नहीं होता, क्योंकि उसमें पूर्ववर्ती सभी काव्य रूढ़ि तथा परंपराओं का सफलतापूर्वक निर्वाह नहीं हुआ है, उसके साथ कुछ नवीन प्रवृत्तियों का भी जन्म हुआ है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने क्या कहा है, ये साहित्य का बीज है, मतलब इसमें शुरुआत हो चुकी है, इसीलिए इसका बीजोपन काल कहा है। लेकिन इससे पहले भी, मतलब हमने 1050 से भी अगर जब हिंदी साहित्य के इतिहास को रखा है, लेकिन उससे पहले भी क्या हो चुके हैं, साहित्य लिखा जा चुका है और उसके बाद में भी नई नई प्रवृत्ति का साहित्य लिखा जा चुका है। इसीलिए इसे बीज कहना, साहित्य का, हिंदी साहित्य का बीज कहना क्या है, युक्ति संगत प्रस्तुत नहीं होता, इसीलिए इस नाम को भी नकारा गया है। उसके बाद में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इस काल को आदिकाल कहना उपयुक्त समझा है। फिर हम जो आदिकाल की चर्चा कर रहे हैं, तो आदिकाल नाम किसने दिया है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। इसे और अधिक स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा है, वस्तुतः हिंदी का आदिकाल शब्द एक प्रकार की भ्रामक धारणा है, भ्रामक धारणा की सृष्टि करता है और श्रोता के चित्त में यह भाव पैदा करता है कि यह काल कोई आदिम भावापन्न परंपरा विनिर्मुक्त काव्य रूढ़ियों से अछूते साहित्य का काल है। यह बात ठीक नहीं है। यह काल बहुत अधिक परंपरा प्रेमी, रूढ़िग्रस्त और सजग चेतक कवियों का काल है। तो इन्होंने इस काल को किसी विशेष प्रवृत्ति में नहीं बांटा। उन्होंने कहा कि ये परंपरा प्रेमी, ये परंपरा से चला आ रहा साहित्य है, इसीलिए इसे आदिकाल कहना ज्यादा क्या होगा, तर्क संगत होगा। जबकि उसे किसी रूढ़िग्रस्त के अंतर्गत काव्य रूढ़ियों से अछूते काल का साहित्य कहना, बीजोपन काल कहना, प्रारंभिक काल कहने से अच्छा है कि हम इसे आदिकाल के, हाँ आदि मतलब शुरुआत के दौर का काल कहना, इसे हम शुरू कर देते हैं। आदिकाल के नामकरण को लेकर विद्वानों ने इसकी समीक्षा भी की है और इस समीक्षा के अंतर्गत उनका यह नामकरण भी दोष रहित नहीं है। इस नाम से यह लगता है कि काल स्वतंत्र रूप से विकसित होने वाले पूर्ववर्ती परंपराओं और काव्य रूढ़ियों से मुक्त एक सर्वथा नवीन साहित्य काल है। तो इसे एक सर्वथा नवीन साहित्य काल, क्योंकि आदिकाल से पहले भी साहित्य लिखा गया, लेकिन हिंदी साहित्य की जो शुरुआत है ये पूर्ण सर्वतः नवीन साहित्य का काल है। किंतु पूर्ववर्ती अपभ्रंश साहित्य से प्रभावित होने के कारण हम हिंदी के प्रारंभिक साहित्य को पूर्णतया स्वतंत्र तथा नूतन साहित्य नहीं कह सकते। साहित्य की दृष्टि से यह अपभ्रंश काल का ही विकसित रूप है। साहित्य के किसी काल का नामकरण इस काल की प्रमुख प्रवृत्तियों तथा प्रतिपाद्य विषय के आधार पर अधिक वैज्ञानिक और प्रामाणिक माना जाता है। द्विवेदी जी का नामकरण आदिकाल नामकरण तत्कालीन साहित्य प्रवृत्ति की ओर आकृष्ट करने में असमर्थ है, परंतु हिंदी साहित्य का प्रारंभिक युग होने का सूचक यह नाम आदिकाल पर्याप्त प्रचलित हो चुका है, इसलिए प्राय यह युग को आदिकाल नाम से ही संबोधित किया जाता है। तो आदिकाल भी सर्वथा उचित नहीं है, लेकिन इसमें बहुत सारी बातें आ जाती हैं। ये अपभ्रंश काल का विकसित रूप है,
ये प्रारंभिक रूप है, ये आदिकाल के अंतर्गत ये सारी चीजें आती हैं, इसीलिए इसे आदिकाल के नाम से संबोधित किया जाता है। तो अंततः जब हम आदिकाल के नामकरण की चर्चा करते हैं तो उसके निष्कर्ष के अंतर्गत हम यही लिखेंगे कि वस्तुतः हिंदी साहित्य के आदिकाल के नामकरण का विषय अत्यंत उलझा हुआ है। जब तक हिंदी की पूर्ण सीमा निर्धारण नहीं की जाती और जब तक उपलब्ध साहित्य की प्रामाणिकता अप्रामाणिकता के प्रश्न का समाधान नहीं हो पाता, तब तक किसी निश्चय पर पहुंचना सहज नहीं है। अंत में कहा जा सकता है कि किसी निश्चित मत के अभाव में प्रस्तुत काल का नामकरण आदिकाल ही अधिक संगत प्रतीत होता है। यह नाम सर्वाधिक प्रचलित हो गया है। तो इस आधार पर बहुत सारे विद्वानों ने बहुत सारे नाम दिए, लेकिन कालांतर में आदिकाल के ऊपर ही सब लोग आकर रुक गए और इसे आदिकाल के नाम से ही संबोधित किया जाने लगा।